हाय हेलो नमस्कार सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पढ़ो जी पर। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था पीवाईक्यूज की सीरीज के बारे में, जहां हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के सभी क्वेश्चंस को लगभग लगभग कवर किया था। आपको 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट करा दी थी। आज हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के और आगे 100 नंबर के क्वेश्चन तक, जहां हम टॉपिक कवर करने वाले हैं क्वांटम थ्योरीज के बारे में और साथ में डिस्कस करेंगे कुछ नए आइडियाज के बारे में। क्लियर है? सभी साथी बने रहिए हमारे साथ। आपसे कहा गया था कि आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। जहां भी आपको इंपॉर्टेंट डाउट्स आ रहे हैं वहां पे आपके डाउट्स को सॉल्व भी किया जाएगा और साथ में कंसिस्टेंसी के साथ में लगातार लेक्चर देखते रहिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन हो सके। अब यहाँ हम बात करें अगर अपनी सीरीज के बारे में, तो जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया कि आज का थंबनेल में क्या लिखा हुआ है, पीवाईक्यूज। यानी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर के नीट और आईआईटी के अंदर जो लगातार पूछे जा रहे हैं आपसे क्वेश्चंस। आगे हम बात करें आज का मोटिवेशनल क्योट, तो आज का मोटिवेशनल क्वेट है कि जिस मेहनत से तू भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी। जी हाँ साथियों, अगर आप भी मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक बहुत सुनहरा पल है जहां पे आप अच्छे से अपनी तैयारी को और अच्छी दिशा दे सकते हैं। तो इसलिए मेहनत करते रहें। और आज का सेशन का पहला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेवलाइट इज 1 × 10⁻⁶। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। क्या कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेवलाइट 1 × 10⁻⁶ सेकंड इनवर्स द वेवलेंथ ऑफ द वेव इज। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना कि वेवलेंथ अगर आपको निकालनी है तो वेवलेंथ निकालने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला रखना पड़ेगा, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, C/न्यू। ये एक रिलेशन होता है जो आपको रिलेशन पहले भी बताया गया था। क्या है यहाँ पे रिलेशन? तो वेवलेंथ निकालने का रिलेशन है C/न्यू। अगर हम यहाँ पे सीधी वैल्यू पुट करें 3, इसकी वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स। अच्छा, न्यू की फ्रीक्वेंसी के लिए वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, तो वैल्यू दे रखी है 1 × 10⁻⁶ सेकंड इनवर्स। क्या आप यहाँ से सीधा सीधा वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं? कितनी आएगी इसकी वेवलेंथ? तो अगर मैं इसकी वेवलेंथ की बात करूं तो इसकी वेवलेंथ आ जाएगी यहाँ पे 3 × 10⁻² मीटर। कितना आ जाएगा? 3 × 10⁻² मीटर। लेकिन अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन किस में आ रहा है, सेंटीमीटर में आ रहा है। तो हमको मीटर को चेंज करना पड़ेगा किसके अंदर, सेंटीमीटर के अंदर। तो चलिए अगर हम इसको 10⁻² से मल्टीपल कर दें तो क्या अब ये सेंटीमीटर बन जाएगा क्या? तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 3 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर। और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1। क्या ये ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा क्या? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। पहले खुद से क्वेश्चन को कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द वेवलेंथ ऑफ, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट इज एब्सॉर्ब 5000 एंगस्ट्रॉम देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स वेव। यानी कि आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूंगा तो अभी अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था C/, क्या यहाँ पे C/ में वेवलेंथ आ जाएगा क्या? तो C की वैल्यू क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट की, 3 × 10⁸ मीटर सेकंड इनवर्स। और वेवलेंथ यहाँ पे आपको निकालना है तो वेवलेंथ तो ऑटोमेटिक आपको दे रखा है कितना, 5000 एंगस्ट्रॉम। अच्छा बेटा एक काम करें, क्या हम पहले इस एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लें? क्या हम इस एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट कर लें? तो चलिए बताइए, अगर मैं 5000 एंगस्ट्रॉम को, अगर मैं 5000 एंगस्ट्रॉम को मल्टीपल कर दूं किसके साथ, कितने मीटर होते हैं एंगस्ट्रॉम में, 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 × 10⁻⁷ मीटर। क्या मैं इसको इसके साथ में डिवाइड कर सकता हूं? क्या मैं इसको इसके साथ डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा यहाँ पे 5 × 10⁻⁷ मीटर। अब आराम से मीटर चला जाएगा। और यहां से हम क्या लिखेंगे, क्या मैं इसको 30 करके और 10⁻⁷ की फॉर्म में लिख सकता हूं, अपॉन में क्या है 5। अच्छा 10⁻⁷ उधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस का 7। तो प्लस का 7 बनेगा तो क्या मैं इसमें 7 + 7 ऐड करके सीधा 14 लिख सकता हूं? क्या मैं इसमें सीधा 14 लिख सकता हूं? अब ध्यान से देखें, क्या मैं यहाँ पे इसको आराम से काट के क्या इसकी वैल्यू 6 × 10⁻14 सेकेंड इनवर्स कर सकता हूं? क्या आपका ऑप्शन कौन सा आ रहा है भाई,
क्या आपका ऑप्शन नंबर 3 आ रहा है क्या? ये हो जाएगा आपका करेक्ट जवाब। तो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा तो आप यहां से किसी भी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज 10 टू द पावर माइनस 17 जूल एनर्जी, यानी हमको एनर्जी दे रखी है कितनी? 10 टू द पावर माइनस 17 जूल। आगे क्या कह रहा है कि इज नीडेड बाय द आई, हमारी आंखों के लिए जरूरी है। हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ ग्रीन लाइट, यानी यहाँ पे एक अपने को वेवलेंथ दे रखी है कितनी? वेवलेंथ दे रखी है 550 नैनोमीटर आर नीडेड, यानी हमको यहाँ पे कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी। क्या आप मुझे यहाँ पे फॉर्मूला बता सकते हैं कि एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा? आपको बताया गया था कि फोटोन की रेस्पेक्ट में एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है NSC अपॉन लैम्बडा। क्या यही फॉर्मूला होता है? क्या यही फॉर्मूला होता है किसके लिए? एनर्जी के लिए। अब आप ध्यान से देखिए, एनर्जी आपको गिवन है। एनर्जी कितनी गिवन है? 10 टू द पावर माइनस 17। अच्छा, आपको एन कितना दिया हुआ है? एन आपको यहाँ पे निकालना है। एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। और स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू क्या होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अपॉन में क्या चला जाएगा? अपॉन में चला जाएगा वेवलेंथ। अच्छा, वेवलेंथ कितनी है इसकी? वेवलेंथ है इसकी 550 नैनोमीटर। अच्छा, मैं एक काम करूं क्या? क्या मैं इस नैनोमीटर को मीटर में चेंज कर सकता हूं? अगर मैं इस नैनोमीटर को मीटर में चेंज करूं तो क्या मैं इसको मल्टीपल कर दूं किसके साथ? एक नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? एक नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर होता है। कितना मीटर होता है? 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर होता है। तो मैं क्या इसको 10 टू द पावर माइनस 9 के साथ मल्टीपल कर दूंगा। अब आप मुझे बताइए, इसके अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स की वैल्यू क्या आएगी? क्या मैं यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को आपस में क्रॉस मल्टीपल कर दूं तो क्या आ जाएगा? 5 इंटू 10 की पावर कितना आएगा? अगर ये -9 है और ये -17 है तो इसका कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 26। तो मैं यहाँ पे क्या -26 लिख सकता हूँ। और अपॉन में क्या चला जाएगा? अपॉन में इसकी वैल्यू चली जाएगी। चलिए बताइए, 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा? क्या यहाँ पे मेरा आंसर आएगा 198। और पॉइंट के बाद में यानी कि ये 19.8 हो जाएगा इंटू 10 की पावर। क्या मैं 10 की पावर को सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे -26 बचेगा। कितना बचेगा? यहाँ पे -26 बचेगा। चलिए ध्यान से देखिए, क्या ये इसका -26 इसके -26 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो अगला क्या बचेगा हमारे पास में? n इक्वल टू कितना बचेगा? 55। और अपॉन में कितना है ये? 19.8। क्या मैं पॉइंट को ऊपर पहुंचा दूं तो क्या ये 550 और अपॉन में 198 हो जाएगा। चलिए मुझे अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर बता दीजिए फटाफट, कितना आएगा इसका आंसर? इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आएगा? 30 से कम आएगा। और 30 से कम आंसर किसके अंदर आ रहा है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ये आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। किसके लिए? नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए। तो देखिए, आपको अगर अच्छे से फॉर्मूले याद होंगे तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को एक बार देखिए। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आप बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूले याद हैं। क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ग्रीन लाइट इज 6 इंटू 10 टू पावर 14 हर्ट्ज। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि वेवलेंथ क्या होगी। चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़िए ध्यान से। अगर हमसे वेवलेंथ पूछ रहे हैं तो अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? सी अपॉन फ्रीक्वेंसी। सी की वैल्यू क्या होती है? 3 इंटू 10 टू पावर 8। 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर सेकेंड इनवर्स। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी? 6 इंटू 10 टू पावर 14। हर्ट्स का मतलब क्या होता है बेटा? हर्ट्स का मतलब होता है सेकेंड इनवर्स। क्या सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स गया? क्या मैं 3/6 को 0.5 लिख सकता हूँ? 14 ऊपर जाएगा किस में हो जाएगा? माइनस में। और माइनस में होगा तो कितना बचेगा? 10 टू पावर -6। चलिए, ये आंसर किसके अंदर आ गया? मीटर के अंदर। लेकिन हमसे किस में पूछा है? नैनोमीटर में। बिल्कुल इजी है, क्या कर सकते हैं यहाँ पे? अगर मैं इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो नैनोमीटर के लिए क्या कर देंगे? 10 की पावर 9। अगर 10 की पावर 9 करेंगे तो क्या बचेगा? 0.5 इंटू 10 टू पावर 3। ये किस में आ गया? नैनोमीटर में। क्या मैं 0.50 को इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या? तो आपका आंसर आ गया 500 नैनोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 4। इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को देखिए क्या करें कि द एनर्जी ऑफ ए फोटोन, यहाँ पे एक
फोटोन है, उसकी एनर्जी दे रखी है 3 इंटू 10⁻⁻12 अर्ग। बेटा अर्ग के अंदर जब भी वैल्यू आए और इसको आपको कन्वर्ट करना हो जूल के अंदर, तो याद रखना 10⁻⁻7 के साथ में इसको मल्टीपल कर सकते हैं। अगर आप 10⁻⁻7 से मल्टीपल करेंगे तो ये किसके अंदर आ जाएगा, जूल के अंदर आ जाएगा। फिर आगे पूछ रहा है आपसे कि इसकी वेवलेंथ क्या होगी, किस करें, जो कि क्या होता है E इक्वल टू Sc/λ। अब यहां ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूं 3 इंटू 10⁻⁻19, H की वैल्यू क्या होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, T की वैल्यू क्या होती है 3 इंटू 10⁸ अपॉन में क्या आ जाएगा लैम्बडा, और लैम्बडा अपने को कैलकुलेट करना था। अगर मुझे ये लैम्बडा कैलकुलेट करना है, तो क्या लिखूंगा 6.6 इंटू 10⁻, अच्छा क्या मैं इसको -26 और अपॉन में क्या चला जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻19। चलो इसे सॉल्व करते हैं। 3 से क्या चला गया 3, -19 को ऊपर पहुंचाया, प्लस का क्या हो गया 19, तो क्या बचेगा 6.6 इंटू 10⁻। अगर ये इसके अंदर चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 7 बचेगा। तो ये अपने पास में आया कितना 6.6 इंटू 10⁻⁻7। अब अपने एक बार ऑप्शन देखते हैं, क्या अपने ऑप्शन कहीं पे एक पे क्या आ रहा है, इसके अंदर एक में आ रहा है यहाँ पे 662.5, एक आ रहा है 1324, एक आ रहा है 66.2 और एक आ रहा है यहाँ पे 6.62। क्या यहाँ पे हमारा आंसर, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूं, क्या हमारा आंसर इसके अकॉर्डिंग 6.6 बैठ रहा है क्या हमारा इसका आंसर किसके अकॉर्डिंग बैठ रहा है 6.6 के अकॉर्डिंग बैठ रहा है क्या? तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स रे, यानी एक्स रे के लिए इनमें से कौन सा कैरेक्टर सही नहीं है। एक्स रे के लिए इनमें से कौन सा कैरेक्टर सही नहीं है। सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि आयनाइज गैसेस, क्या ये आयनाइज करता है गैसों को, तो यहाँ पे अगले बात करें कॉज जिंक सल्फाइड फ्लोरोसिन, यानी कि ये भी करता है, ये भी सही है और ये भी सही है। अगला क्या कह रहे हैं कि डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, क्या यहाँ पे एक्सरे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को, क्या ये यहाँ पे एक्सरे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को डिफ्लेक्ट करता है, नो। यहाँ पे इसकी इतनी पावर नहीं है कि ये डिफ्लेक्ट कर दे किसको, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को। और लास्ट में पूछ रहा है ये कौन सा कि हैव वेवलेंथ शॉर्टर देन यूवी, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जैसे लिखते हैं क्लासिकल गाड़ी एक्सयूवी के अकॉर्डिंग कॉस्मिक, गामा, एक्स और अल्ट्रावायलेट, तो जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट साइड जाते हैं वेवलेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो इसका मतलब एक्सरे से ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, अल्ट्रावायलेट की। तो ये बात भी सही है। तो आपका जो ऑप्शन बैठेगा वो आपको क्या था कि डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सरे के पास में इतना इफेक्ट नहीं होता कि वो इफेक्ट हो जाए किससे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से, क्या कह रहा है कि विच रिलेट लाइट, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच रिलेट्स लाइट एज वेव मोशन एंड एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, यानी कि इसमें वेव नेचर की तरह भी काम करे और पार्टिकल नेचर की भी तरह काम करे, दोनों की तरह लाइट पार्टिकल काम करें, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही आएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका सही आंसर आएगा, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो वेव होती है वो एक लाइट जो होती है वो वेव नेचर भी शो करती है और उसका पार्टिकल नेचर भी यहाँ पे शो करती है। यही आपसे पूछा गया कि विच रिलेट लाइट एज वेव मोशन एंड एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन विद वेवलेंथ 2000 एंड 4000 एंगस्ट्रॉम। यहां पे अगर हम बात करें कि एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है Sc/λ। H और C को अगर हम काट दें, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, अगर हम ध्यान से रिलेशन देखें तो E और लैम्डा के बीच में रिलेशन बनेगा E1/E2 इक्वल्स टू λ2/λ1। चलिए अगर हमसे यहाँ पे एनर्जी का रेशियो पूछ रहा है तो वेवलेंथ का रेशियो हमको दे रखा है, क्या यहाँ पे सेकंड वाले की वेवलेंथ 4000 है अपॉन में पहली वाले की वेवलेंथ क्या यहाँ पे 2000 है। अगर हम इन दोनों को करें सॉल्व तो आंसर कितना आ गया 2, तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके लिए सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज,
यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में किसके इक्वल होती है? क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, क्या वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, क्या वहां पे कोई रिलेशन नहीं है, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो याद रखना, अगर हम बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, आपको पता होना चाहिए कि जब किसी मेटल सरफेस पे कोई लाइट आती है तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स में होती है काइनेटिक एनर्जी, और ये चले जाते हैं किसके पास, एनोड के पास। और फिर यहाँ पे हम कनेक्ट करते हैं एक सर्किट को, और ये सर्किट कनेक्ट करने पे फ्लो होती है इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे इस पूरे फिनोमेना को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसका इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ में क्या रिलेशन है, उसका इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है? तो बेटा याद रखना, लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, अगर मैं एनर्जी का फॉर्मूला लिखूं तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एन एच न्यू। क्या यहाँ पे न्यू और एनर्जी एक दूसरे की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? अब जितनी ज्यादा एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन्स उतने निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स की क्या बनेगी, काइनेटिक एनर्जी बनेगी। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, कि यहां से इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी वो एनर्जी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इन द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जानते हो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होती है? आपको बताया था, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ये होता है बेटा एक फॉर्मूला किसके लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के लिए। अब हमसे क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इन द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एच न्यू नॉट इज नॉन एच। अगर मैं यहाँ पे इसको न्यू की रेस्पेक्ट में लिखूंगा तो इसको न्यू की रेस्पेक्ट में लिखते हैं एच न्यू, और फाइव यानी कि वर्क फंक्शन को लिखते हैं एच न्यू नॉट, प्लस क्या बनेगा, काइनेटिक एनर्जी। तो आपसे पूछ रहा है कि यहाँ पे एच न्यू नॉट किसको शो कर रहा है? तो बेटा एच न्यू नॉट शो कर रहा है फाइव को, और फाइव का मतलब होता है वर्क फंक्शन। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, अगर यहाँ से फ्रीक्वेंसी की रेस्पेक्ट में बात कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे आ जाएगा थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या आ जाएगा अपने पास में, थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर फाइव की रेस्पेक्ट में बात करता, ध्यान रखना, अगर फाइव की रेस्पेक्ट में बात करता तो ये क्या हो जाता, वर्क फंक्शन। क्या हो जाता है, ये वर्क फंक्शन। लेकिन हमसे किसकी रेस्पेक्ट में पूछा है, एच न्यू नॉट, और एच न्यू नॉट की रेस्पेक्ट में इसका क्या आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जानते हो क्या थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? थ्रीशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसी जो कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर होती है, यानी कि द मिनिमम एनर्जी ऑफ लाइट विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल। चलिए आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व इन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व किसके अंदर नहीं होगा? तो यहाँ पे आपको सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो करना है। कौन सा इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। चलो ध्यान से देखिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, पोटेशियम आ रहा है, रुबिडियम आ रहा है, मैग्नीशियम आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, सीजियम। अब अगर ध्यान से देखिए पोटेशियम जो होता है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी अगर इसके अपन चेक करें आउटर मोस्ट शेल के अकॉर्डिंग तो इसके लिए पास में कितना आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। रुबिडियम भी इसी सीरीज में रहे और सीजियम भी इसी सीरीज में, तो आपका आंसर आ जाएगा मैग्नीशियम। आपका आंसर क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम। याद रखना ग्रुप नंबर 1 के अंदर एलिमेंट्स आते हैं लाइक, और ग्रुप नंबर 2 के अंदर एलिमेंट्स आते हैं, अगर आप ध्यान से देखो ग्रुप नंबर 1 इसके ऊपर हमेशा इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1। जबकि अगर बात करें ग्रुप नंबर 2 की तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो यहाँ पे ऑड नंबर कौन सा आ गया, मैग्नीशियम आ गया। कौन सा आ गया, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोला जाएगा, तो मिनिमम एनर्जी को बोला जाएगा वर्क फंक्शन। उस मिनिमम एनर्जी को, किसकी मिनिमम एनर्जी, मेटल की मिनिमम एनर्जी जहां से इलेक्ट्रॉन्स को पास आउट करना है। तो उसके लिए आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्क फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आएगा कि द एलिमेंट विच शो ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की टेंडेंसी ज्यादा होगी? तो बेटा याद रखना मेटल जितना अच्छा होगा
मेटल की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, मेटल की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजी। और मेटल की प्रॉपर्टी कब क्वालिटी इंक्रीज होती है, तो याद रखना टॉप टू बॉटम जाने पे, जब टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप में तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज। जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज। चलो ध्यान से देखो क्या आ रहा है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सीजियम। तो हम बात करें अगर टॉप टू बॉटम, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसमें मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इंक्रीज। तो सबसे ज्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी किसके अंदर होगी, ऑप्शन आ जाएगा सीजियम। कैसे आया सीजियम, ध्यान से देखो, अभी मैंने इससे पहले जस्ट बताया था आपको, यहां पे आपको बताया था मैंने कि अगर हम देखें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, तो सीजियम सबसे टॉप टू बॉटम आ रहा है। और याद रखना लेफ्ट टू राइट साइड जाते हैं, अगर लेफ्ट टू राइट साइड जाते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, डिक्रीज। बट टॉप टू बॉटम आते हैं तो मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इंक्रीज। तो आपका जो ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन आ रहा है वो ऑप्शन कौन सा आ रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर आ रहा है 4, यानी कि सीजियम इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बने रहिए हमारे साथ। आप यहाँ पे देख रहे हैं किसके बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर की पीवाईक्यूज की सीरीज के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 मैचिंग बोहर मॉडल फॉर्मूलाज। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 मैचिंग बोहर मॉडल फॉर्मूलाज। हमको यहाँ पे कोई लिस्ट दे रखी है क्या, हमको यहाँ पे क्वेश्चन में कोई लिस्ट नहीं दे रखी, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ये क्वेश्चन एक एरर क्वेश्चन है, यहाँ पे ये पूरा प्रिंट नहीं है। हम इस क्वेश्चन को अगली सीरीज के अंदर करेंगे कोशिश करने की। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेशियो बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपको क्या बताना है, आपको बताना है रेशियो, बताना है किस किस के बीच में, रेशियो बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बेटा पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को 2 से मल्टीपल कर दूं, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को 2 से मल्टीपल कर दूं तो वो बन जाएगा बेटा टोटल एनर्जी। क्या बन जाएगा वो, टोटल एनर्जी। तो अगर मैं यहाँ पे इसका रेशियो देखूं तो इसका रेशियो फॉर्म में क्या बन जाएगा, 2:1। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, 76 चेंज इन द वेलोसिटी व्हेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम के शेल से और कहां चला गया, एल शेल के पास चला गया। आपको बताना है वेलोसिटी क्या होती है। बेटा अगर आपको याद हो तो वेलोसिटी में मैंने आपको एक रिलेशन बताया था। वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है वो होता है इसके 1/n, किसके इक्वल होता है, 1/n के इक्वल होता है, यानी कि 1 का मतलब हो गया यहाँ पे z। तो ये हो गया वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, एनर्जी, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट। अब आप ये चेक कीजिए कि यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ था, के के अंदर, के का मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई 1, और बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, एल शेल के अंदर। बेटा एल शेल के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, तो के एल, यानी कि ये चला गया सेकंड वाले ऑर्बिट के अंदर। तो बताइए अगर ये सेकंड वाले ऑर्बिट में चला जाएगा तो पहले किस में था, 1 में, और अब किस में चला गया, 2 में, तो क्या ये पहले से हाफ हो गया, क्या ये पहले से क्या हो गया, हाफ हो गया, यानी कि v जो है वो पहले क्या था 1/1। ये मैंने 1 क्यों माना, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। तो z की जगह रख दिया 1, और पहले n की वैल्यू कितनी थी 1। अब इसके बाद में इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, l के अंदर चला गया, और l के अंदर चला गया तो इसका मतलब आ गया 1/2। क्या ये इसका हाफ हो गया, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। अगले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। देखिए ध्यान से, मैच द फॉलोइंग फोटो इलेक्ट्रिक, क्वांटम और बोहर। यहां पे ये क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोहर मॉडल कैन एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ ऑल एक्सेप्ट। बेटा बोहर मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन, ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन। चलिए चेक करके बताइए सिंगल इलेक्ट्रॉन किसमें नहीं है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 होते हैं, 2 में से एक गया 1 बचा, लिथियम +2 है, एक बचेगा हीलियम। इसका आंसर क्या आ जाएगा, हीलियम, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 2।
तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो गए 2। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट है? पोटेंशियल एनर्जी आ रही है कितनी? -ZE² R। अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, क्या कि अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को 2 से मल्टीपल कर दूंगा तो किसके इक्वल आ जाएगा? टोटल एनर्जी की। अगर आप ध्यान से देखें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? -ZE²R और टोटल एनर्जी कितनी है? -ZE²/2R। अगर बेटा मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी को 2 से मल्टीपल करूंगा तो 2 से मल्टीपल करने के एक दूसरे के क्या आ जाएगा? इक्वल आ जाएगा। तो आपका जो आंसर बनेगा वो इसका आंसर बनेगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी के सभी इसके अंदर क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। बताइए क्या आएगा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एम शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बेटा एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब कौन सा शेल हो गया? पहला शेल होता है के, दूसरा एल और तीसरा क्या होता है? एम। तो यहाँ पे क्या एन की वैल्यू 3 आ जाएगी क्या? यहाँ पे एन की वैल्यू 3 आ जाएगी क्या? अच्छा अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि इसमें हाइड्रोजन एटम के लिए एंगुलर मोमेंटम निकालना है, क्या आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना सिखाया था? एमबीआर बराबर क्या होता है फॉर्मूला? NH/2 पाई। ये फॉर्मूला होता है किसका? एंगुलर मोमेंटम का। अगर मैं एन की वैल्यू को कितना पुट कर दूं 3 तो क्या बन जाएगा? 3h/2 पाई। चलिए आंसर किसमें आ रहा है? इसमें आपका आंसर आ रहा है 3h/2 पाई, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड मोशन कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मोशन कर रहे हैं तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस क्या होगी? बेटा याद रखना पहले ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाता है उसकी एनर्जी होती है -13.6 और जैसे जैसे एटम डिस्टेंस बढ़ाता है नेगेटिव वैल्यू चेंज होकर के कहां चली जाती है? पॉजिटिव की साइड। यानी कि जैसे जैसे न्यूक्लियस की तरफ आते हैं एनर्जी और भी ज्यादा क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है। तो आपसे ऑप्शन कह रहा है 0, लेस देन 0, मोर देन 0 या डिपेंड्स। तो आपका आंसर आ जाएगा लेस देन 0। आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? लेस देन 0। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि बोहर्स मॉडल वायलेट्स क्लासिकल फिजिक्स बिकॉज, यहाँ पे बोहर मॉडल वायलेट कर रहा है, किसको वायलेट कर रहा है? क्लासिकल फिजिक्स को यहाँ पे वायलेट कर रहा है। इसका रीजन क्या है? क्या इसका रीजन सेम चार्ज है? क्या इसका रीजन सेम न्यूक्लियस चार्ज है? या फिर ये है रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस? या फिर ये है एक्सेलरेट विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी? तो ध्यान रखना बोहर मॉडल जो है, बोहर मॉडल ने किसके लिए बात की थी? इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के लिए बात की थी। इसने किसके लिए बात की थी? इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के लिए बात की थी। और मोशन के लिए अगर बात की थी इसने, तो यहाँ पे ये बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उसी में चक्कर लगाता है जिसका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? NH/2 पाई के इक्वल होता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के लिए हमेशा वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 इसकी वैल्यू होनी चाहिए। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा आएगा। सेम चार्ज, सेम न्यूक्लियर चार्ज, रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस या एक्सेलरेट विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि बोहर मॉडल ने क्या एक्सप्लेन किया? जीमान इफेक्ट को, स्टार्क इफेक्ट को, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को? तो याद रखना इसका आंसर आ जाएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अगला क्वेश्चन करते हैं 28। क्या कह रहे हैं कि बोहर मॉडल कॉन्ट्राडिक्टेड बाय, बोहर मॉडल को किस तरीके से हम कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं? तो इसका ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर है पाउली प्रिंसिपल, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और ऑल ऑफ दी। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। क्यों आएगा, कैसे आएगा, आइए इसको एक बार समझते हैं। आपको क्लास के अंदर समझाया गया था कि बोहर मॉडल जो है उसने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी और यहाँ पे डी ब्रोगली प्रिंसिपल की उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया। अब डी ब्रोगली क्या कहता था कि इलेक्ट्रॉन जो है उसके अराउंड जो न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाते रहते हैं उनकी एनर्जी फिक्स नहीं होती, उनकी एनर्जी क्या नहीं होती? फिक्स। तो उन्होंने वहां पे एक रिलेशन दिया था लैम्डा के लिए, लैम्डा इक्वल्स टू h/p। अब यहाँ पे बात करें हाइजेनबर्ग की, तो हाइजेनबर्ग ने ये बोला था कि आप अगर किसी इलेक्ट्रॉन को
अगर किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में कहें कि उसका एग्जैक्ट मोमेंटम और उसकी एग्जैक्ट पोजीशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि एक टाइम पर या तो आप उसका मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका कॉन्ट्राडिक्टेड जो बनता है, यहाँ पे जो इसका फेलियर का रीजन बनता है वो बनता है कौन सा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्योंकि बोहर जो है वो हाइजेनबर्ग के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 85। क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहा है कि बेसिक अजम्पशन ऑफ बोहर मॉडल। बोहर मॉडल का बेसिक अजम्पशन क्या था, एनर्जी क्वांटाइज, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज, रेडियस क्वांटाइज या इसकी वेलोसिटी क्वांटाइज। अगर हम ध्यान से देखें तो बोहर ने क्या बोला था, एमबीआर इक्वल्स टू क्या होता है, एमबीआर इक्वल्स टू होता है एनएच अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे एन जो होगा वो एक तरीके से कैसा होगा, कंप्लीट इंटीजर होगा, ये एक इंटीजर होगा, एक इंटीग्रल वैल्यू है। तो इंटीग्रल वैल्यू किसके रेस्पेक्ट में आई है, मोमेंटम एनर्जी के रेस्पेक्ट में आई है। तो यहाँ पे हम इसका क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एनर्जी क्वांटाइज्ड। यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू बोहर एनर्जी इज, अब इसके बाद आ गया डैश, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव टू हाई एनर्जी ऑर्बिट। अगर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट में जा रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ने क्या किया होगा, एनर्जी को एब्सॉर्ब किया होगा। तो आपका आंसर सीधा सीधा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़िए, क्या कह रहे हैं ध्यान से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बैलेंस बाय, सबसे अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद है इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब सबसे ज्यादा अट्रैक्शन कहां होगा, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा फर्स्ट वाली सेल में। अब ये कह रहा है कि अट्रैक्शन फोर्स को बैलेंस करना है, तो बेटा अट्रैक्शन को बैलेंस कौन कर सकता है, रिपल्शन कर सकता है। अगर हमको अट्रैक्शन फोर्स को बैलेंस करना है तो उसको कौन कर सकता है, उसका रिपल्शन फोर्स। और उसका यहाँ पे रिपल्शन फोर्स कौन सा फोर्स बनेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा फोर्स बनेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम यहाँ पे किससे शो करेंगे, तो यहाँ पे शो करेंगे mv स्क्वायर अपॉन r से। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू बोहर थ्योरी विच इज क्वांटाइज्ड, यानी कि बोहर के अकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू यहाँ पे क्वांटाइज होती है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अगर क्वांटाइज की बात करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम, यानी एम्बियर इक्वल्स टू एनएच अपॉन 2 पाई। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी इन बोहर मॉडल। क्वांटाइज्ड प्रॉपर्टी किस किस की होती है, तो एंगुलर मोमेंटम की होती है और साथ में किसकी होगी, एनर्जी की। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है कि व्हेन हाइड्रोजन एटम इज रेज फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, अगर हाइड्रोजन एटम जो है वो यहाँ पे रेज होता है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, यानी ग्राउंड स्टेट से रेज होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बोथ डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। तो यहाँ ध्यान रखना कि अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से रेज हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से रेज हुआ है तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज एंड काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ सेकंड एंड थर्ड बोहर ऑर्बिट। अगर हम रेडियस का फॉर्मूला देखें तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, आर नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। आर नॉट क्या होता है, आर नॉट होता है रेडियस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या होती है 0.529। अगर मैं यहाँ पे रेशियो निकाल रहा हूं तो आर नॉट कट जाएगा, क्योंकि आर नॉट क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो क्या मैं इसको रेडियस को r1 अपॉन r2 लिख सकता हूँ, r किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n के, तो हो जाएगा n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, z के, तो ऊपर आ जाएगा z2 और नीचे आ जाएगा z1। चलो इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे बात किसकी चल रही है, सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट की। क्या हमसे यहाँ पे कोई एटम की बात कर रहा है क्या हमसे यहाँ पे कोई एटम की बात कर रहा है, क्या एटम की बात नहीं चल रही, तो क्या अपन इसको तो काट ही दें। अगला क्या बच रहा है यहाँ पे, ऑर्बिट। अच्छा पहले वाली की ऑर्बिट कितनी है, सेकंड, तो पहले वाली की ऑर्बिट है सेकंड और दूसरे वाली की ऑर्बिट है थर्ड। तो आपका आंसर आ गया सीधे सीधा 3/2। 3/2 किसके अंदर आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अपने पास में क्वेश्चन नंबर आ रहा है 92। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है, 92। 91 हमने सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, 92। चलो पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेडियस ऑफ 10th ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। आपको रेडियस निकालनी है, तो बेटा रेडियस निकालनी है तो फॉर्मूला बन गया आर नॉट इंटू, और साथ में क्या बनेगा, अभी फॉर्मूला बताया था रेडियस का, एन स्क्वायर अपॉन जेड। और इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है बेटा एंगस्ट्रम।
रेडियस की यूनिट क्या बनेगी यहाँ पे एंगस्ट्रम। चलिए आर नॉट की जगह क्या रख दिया 0.529 एन स्क्वायर का मतलब ऑर्बिट, कौन सी ऑर्बिट है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 अपॉन में जेड। बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, अगर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करने पे कितना आया 52900 और पॉइंट कितने के बाद दे रखा है 3 के बाद, तो यानी हमारा आंसर आ गया 52.9 एंगस्ट्रम। अब आप ध्यान से देखो क्या आपको यहाँ पे कहीं पे आंसर दे रखा है 52.9, यस ऑप्शन नंबर 3 इट इज योर करेक्ट आंसर। क्या आप इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सीधा सीधा कौन सी अप्रोच है, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर आपको फॉर्मूला और कुछ बेसिक कंसेप्ट इसके बारे में याद है तो आप चाहे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बाकी के बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 93 क्या कह रहा है आपसे कि एज इलेक्ट्रॉन इज ब्रॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू न्यूक्लियस, कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कहां से कहां आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है किसके पास, न्यूक्लियस के पास। अगर बेटा इंफिनिटी से न्यूक्लियस के पास में आएगा तो एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या एनर्जी ग्रेटर पॉजिटिव और ज्यादा पॉजिटिव होगी, स्मॉलर पॉजिटिव क्या थोड़ी सी कम पॉजिटिव होगी, ग्रेटर नेगेटिव। तो बेटा बिल्कुल फर्स्ट शेल के लिए एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, फर्स्ट शेल के लिए एनर्जी की वैल्यू होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जितना ज्यादा न्यूक्लियस के पास आएगा, न्यूक्लियस के पास आने का मतलब सीधा सीधा है कि ये कौन से एनर्जी लेवल में है, फर्स्ट एनर्जी लेवल में, तो आपका आंसर आ जाएगा ग्रेटर नेगेटिव। यानी कि जितना ज्यादा वो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन आता है उसकी एनर्जी उतनी ज्यादा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बताइए क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन है डिफरेंस इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ सक्सेसिव ऑर्बिट, डिफरेंस इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ सक्सेसिव ऑर्बिट। अगर बेटा सक्सेसिव ऑर्बिट की बात करें कि सक्सेसिव ऑर्बिट के अंदर एंगुलर मोमेंटम का चेंज क्या होगा, चलिए एक बार मैं सक्सेसिव के लिए बात करूं। अगर मैं यहां बात करूं एंगुलर मोमेंटम सक्सेसिव ऑर्बिट के लिए, एमबीआर इक्वल टू क्या होता है, एमबीआर इक्वल टू होता है NH/2 पाई। अगर मैं इस n की वैल्यू को एक बार 1 मान लूं और एक बार क्या मान लूं 2 मान लूं, तो इसके लिए डिफरेंस क्या आएगा। तो अगर मैं फर्स्ट वाले के लिए लिखूं तो इसके लिए वैल्यू क्या आएगी, एमबीआर इक्वल टू n की जगह आएगा h, तो ये बचेगा H/2 पाई। और अगर दूसरे वाले के लिए मैं लिखूं तो फॉर्मूले क्या बनेगा, एमबीआर इक्वल टू 2H/2 पाई। अगर मैं इसमें ध्यान से देखूं, क्या मैं इस 2 को 2 से काट दूं, क्या मैं इस 2 को 2 से काट दूं क्या, तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंस देखूंगा तो डिफरेंस देखिए ध्यान से H/2 पाई और H/पाई के बीच में डिफरेंस क्या बचेगा। क्या मैं यहाँ पे इन दोनों को माइनस कर दूं तो क्या इन दोनों को माइनस करने पे क्या बचेगा, यहाँ पे क्या इन दोनों को माइनस करने पे 2H/2 पाई आएगा, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे H/पाई। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 95 आ गया। अच्छा असर्शन रीजन का यहाँ पे क्वेश्चन अपने पास में आ चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन किससे रिलेटेड आ चुका है, क्वेश्चन रिलेटेड हो चुका है यहाँ पे असर्शन और रीजन से। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या कह रहा है, असर्शन कह रहा है, असर्शन है असर्शन रीजन और एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी कैसा है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोहर थ्योरी एप्लीकेबल टू, इसमें एप्लीकेबल टू के लिए तो ऑप्शन कोई दे ही नहीं रखा, ये भी क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। अगला क्वेश्चन वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इनवर्सली रिलेटेड टू, हाँ जी इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज इनवर्सली रिलेटेड टू, अगर स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ की बात कर रहे हैं तो वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, वेलोसिटी के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, एनर्जी के, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना अगर हम वेवलेंथ के लिए बात करें तो बेटा वेवलेंथ एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, NSC/λ, फॉर्मूला क्या होता है, NSC/λ होता है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि NSC/λ वेवलेंथ जो है वो किस तरीके से, वेवलेंथ किस तरीके से एनर्जी के रिलेशन में होता है, क्या ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्या ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला क्वेश्चन को करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि असर्शन रीजन ऑन एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, यहां पर भी ये क्या है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लाइन स्पेक्ट्रम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अच्छा आपको बताया था बेटा स्पेक्ट्रम के बारे में, स्पेक्ट्रम के बारे में आपको बताया दो टाइप का होता है, एक होता है एब्जॉर्प्शन और दूसरा होता है इमिशन। फिर आपको बताया था इमिशन के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस और दूसरा होता है डिसकंटिन्यूअस।
फिर आपको बताया था डिसकंटिन्यूअस के दो टाइप होते हैं, एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम और एक होता है बेटा बैंड स्पेक्ट्रम। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो लाइन स्पेक्ट्रम है ये कौन सा ग्राफ बनाता है, यानी कौन बनाता है लाइन स्पेक्ट्रम को? तो याद रखना लाइन स्पेक्ट्रम को बनाते हैं एटम्स। लाइन स्पेक्ट्रम को कौन बनाता है? एटम। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 1। और एक बात याद रखना, चैप्टर के अंदर अपने पास एक टॉपिक था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यदि है तो हाइड्रोजन क्या होता है? एक एटम होता है। तो इस तरीके से ये हाइड्रोजन एटम किसका टाइप होता है? लाइन स्पेक्ट्रम का टाइप होता है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि बैंड स्पेक्ट्रम इज कॉज्ड बाय, अगर लाइन स्पेक्ट्रम एटम था तो बैंड स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे बात की हमने किसके? पीवाईक्यूज के बारे में, और करीबन 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हमारे पास में इनकम्प्लीट थे। अगली क्लास के अंदर हम इन अलग से क्वेश्चंस की भी बात करेंगे जो आज मिसप्रिंट थे। आपके बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरीके से आप बढ़िया पढ़ाई करते रहें और एक बार नोट्स को पूरा कंप्लीट आप रिवाइज कर लीजिए। आपके एग्जाम भी नजदीक आने वाले हैं। आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।